हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ऊर्जा संसाधन के विषय में आप लोगों को पिक्चर के साथ दिखाऊंगी कि परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत किस तरह के होते हैं। दोनों के उदाहरण का पिक्चर्स के साथ दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील और अनवीकरणीय होते हैं। ये तो पता ही है आपको कि ये परंपरागत स्रोत जो है वो क्षयशील है, यानी कि उसका अंत है। अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि उसका दोबारा से हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि। तो केवल जल विद्युत को छोड़कर सभी क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका पिक्चर्स देखते हैं। यह है कोयला। कोयला क्या है? कोयला भी एक ऊर्जा का संसाधन है। भारत में कोयला शक्ति या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देश में इसका कुल भंडार कितना है? 26,454 करोड़ टन। तो ये रहा, ये कोयला है। इसको देखिए, ये तो आप लोग जनरल रूप से देखते ही होंगे। ये है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जो होते हैं वो आप लोगों को घर में जो गैस सिलेंडर मिलते हैं खाना बनाने के लिए, वो प्राकृतिक गैस के रूप में होता है। और भी बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका भी हम लोग सीमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए हमें, क्योंकि ये भी क्या है? परंपरागत स्रोत है। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 700 अरब टन है और देश में कुल 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण होता है। पाइपलाइन देख रहे हैं, इसमें पाइपलाइन बिछी हुई है। इसी पाइपलाइन द्वारा घर घर में जाकर प्राकृतिक गैस दिया जाता है। इसके अलावा इसका सिलेंडर भी बनाया जाता है। तो ये गैस पाइपलाइन के द्वारा हम गैस के द्वारा हम अपने घर में लाते हैं। बहुत सारे शहरों में ये पाइप के द्वारा ही गैस घर में पहुंचाया जाता है। तो चलिए और देखते हैं हम लोग। ये है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम भी एक परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। तो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मानव के जीवन में अनिवार्य अंग बन गया है। अभी हम लोगों के जो कार चलते हैं, बाइक चलते हैं, सब क्या है? पेट्रोल के सहायता से चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए। तो पेट्रोलियम इसी तरह से यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस तरह के मशीन लगाकर इसे ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। तो आगे बढ़े हम लोग। ये है जल विद्युत ऊर्जा। ये पिक्चर जल विद्युत ऊर्जा का है। तो इस तरह से इसके प्लांट लगाकर इससे क्या होता है कि हम जल विद्युत द्वारा संयंत्र लगाकर हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और भी इसे इंग्लिश में इसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इस तरह से इसका प्लांट बैठाया जाता है और जल विद्युत को हम लोग अपने घरों में सब में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सबसे पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था और धीरे धीरे ये बहुत सारी परियोजना इसकी चल रही है अभी सरकार द्वारा। और मैंने बताया था ना कि हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है और भाखड़ा नंगल जो है वो 225 मीटर ऊंची भारत की सबसे बड़ी परियोजना भारत की है। तो इस तरह हम लोग देखें जल विद्युत ऊर्जा। अब देखते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत ऊर्जा ये क्या है? तापीय विद्युत ऊर्जा है। तापीय विद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि ये देश कुछ
खास जगहों पर इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए, मैंने बताया था ना इसके बारे में कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है ना। देश में बहुत प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, ये सब नाम मैंने बताया था, बरौनी और बोकारो इत्यादि का नाम बताया था। यहाँ ताप विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट। चलिए आगे बढ़ें। यह है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह है क्या? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है। यहाँ पे जो पिचब्लैंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं, इसलिए पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और इस तरह से हम लोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये है सौर ऊर्जा। अब ये सौर ऊर्जा क्या है? यहाँ से आप लोगों को दिखेगा क्या? गैर परंपरागत ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के तहत हम लोग क्या बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सूर्य की गर्मी से बहुत गर्म हो जाता है और सारी ऊर्जा अपने में समेट लेता है, और बाद में इससे हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। तो इस तरह सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से एक है। ये देखिए, ये है पवन ऊर्जा। जहाँ पर तेज हवा बहती है तो वहाँ पे इस ऊर्जा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन करता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि जगहों पर इसका अच्छी संभावना हो सकती है, क्योंकि वहाँ अच्छी हवा चलती है। और गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। तो ये आपने देखा पवन ऊर्जा। अब देखते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा ये क्या है? ये है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। ये आप लोग शायद 6 में पढ़े होंगे। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित होता है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो यही होता है भूतापीय ऊर्जा। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी और मध्य प्रदेश के तातापानी में इसका संयंत्र लगाया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है। भारत के तटीय भाग में इसका विकास को असीम संभावनाएं कही जा सकती है। अनुमान है कि देश में 8,000 से लेकर 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, वहाँ भी इसकी संभावना है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा कितने तरह के हैं, और सभी ऊर्जाओं के ये परंपरागत स्रोतों और गैर परंपरागत स्रोतों के बहुत सारे हम लोग उदाहरण को पिक्चर की सहायता से देखकर आज समझ लिए हैं। अब इसके अनुसार, इस वीडियो के अनुसार आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऊर्जा किस तरह के होते हैं, कि इसका बनावट देखने में ये कैसा लगता है और कैसे इसको निकाला जाता है। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय।